हाँ बेटे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12 टर्म 2। और पिछले 5 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस पूरे चैप्टर के जो भी टॉपिक्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप में से किसी बच्चे ने सीधा केस स्टडीज के ऊपर अटैक किया है और अगर आपको पहले से चैप्टर आता है तो आप केस स्टडीज एक बार को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से चैप्टर नहीं पढ़ा और आप सीधा केस स्टडीज पर जंप कर रहे हैं तो आपको केस स्टडीज समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ठीक, जो केस स्टडी यहाँ पर मैंने कवर की हैं सैंपल के लिए हैं कुछ केस स्टडीज। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा केस स्टडीज करनी हो तो उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको और वैरायटी मिलेंगी केस स्टडीज की। चलिए आते हैं आज की लेक्चर पर और आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी। दिमाग की बत्ती जलाते हैं और केस स्टडी करते हैं। चलिए जी, पहली प्रॉब्लम पे आते हैं बिना अपना और आपका टाइम वेस्ट करे। जल्दी से पढ़ते हैं कि केस स्टडी में क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िएगा बेटे। एक बात बिल्कुल ध्यान से, पहले भी मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज करा चुका दूसरे चैप्टर्स की। केस स्टडी में ऐसा नहीं होता कि हम जनरल नॉलेज के बेस पर कोई आंसर दे दें। केस स्टडी में हमें अपना कंटेंट पढ़ना होता है और कंटेंट के बेस पर ही हम उसका आंसर दे पाते हैं। तो देखिए जरा, सुधा इज एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस विमेन who has been running a poultry farm, ठीक, for the past 10 years. She has saved 4 lakh rupees from her business. She shared with her family her desires to utilize this money to expand her business. अभी तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर है। Her family members gave her different suggestions like buying new machine to replace the existing one, acquiring altogether new equipments with latest technology, opening a new branch of the poultry farm in another city and so on। सब ने अपनी अपनी सलाह दे दी। जैसा कि आपको पता है हिंदुस्तान में होता है, आप किसी से एक सजेशन मांगिए वो आपको 10 सजेशन देता है। तो सिंस दीज डिसीजंस आर क्रूशियल फॉर आवर बिजनेस, लेकिन उसके लिए वो बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अब समझना, देखो यहां से कहानी बननी शुरू हो गई। These decisions are crucial for her business। ठीक, आपने एक वर्ड पढ़ा यहां पर डिसीजंस, और आपको पता है हमारे सिलेबस में 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक, अभी एक बेस बनना शुरू हुआ है केस स्टडी का। इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बेटे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, एंड आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा सिंसियरली केस मेरी लेक्चर्स देखता है तो उसे एक बात पता चली होगी कि ये सब बातें जो यहां लिखी हैं, हमने ये सब बातें पढ़ी थी इन्वेस्टिंग डिसीजन में। और वहां हमने ये पढ़ा था कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाते हैं, तो वो डिसीजन इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस ले पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गए होते हैं। ठीक, आगे लिखा है सुधा वांट्स टू एनालाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन यहां पर लग रहा है टू बी टेकन बाय सुधा। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर दैट विल अफेक्ट दिस डिसीजन। 5 नंबर का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बेटे यहां लग रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको भी समझ में आ रहा है 4 लाख रुपीस जब लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करे जा रहे हैं तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ठीक, और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को यहां पर क्या करा गया है, एक्सप्लेन। और हमें कौन कौन से फैक्टर याद रखने चाहिए बेटे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 3 ही फैक्टर होते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि केस स्टडी के आंसर सामान्य ज्ञान के बेस पर दिए जाते हैं, अपने पास से दिए जाते हैं, अपने ज्ञान से दिए जाते हैं, तो वो आपका मूर्ख बना रहा है, आपका बेवकूफ बना रहा है। तो आपको पहले नोट्स पढ़ने चाहिए, आपको पहले ये क्लासेस देखनी चाहिए, कौन से टॉपिक में क्या बताया उसको समझना चाहिए, तब आप इनका, हाँ आप इनको रट सकते हो, इनके स्टडीज को रट सकते हो आप, कि यहाँ से भी वैसे आपको समझ में आ गई कि जब हम लंबे टाइम के लिए कहीं पैसा लगाते हैं उसको इन्वेस्टिंग डिसीजन कहते हैं,
और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन करते हुए हमें ये 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें आप एक्सप्लेन भी करेंगे। केस स्टडी नंबर 2 पे आते हैं। सारा लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यान बना रहे हैं वो। इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मेनी ईयर्स। दिस ईयर टू इट हैज बीन एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट। उन्हें लगता है कि वो इस साल भी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश, खूब पैसा है उनके पास, एंड गुड प्रोस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ इन फ्यूचर। उन्हें लग रहा है कि वो फ्यूचर में भी अच्छी खासी ग्रोथ करेंगे। इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस। It has many shareholder who prefer to receive a regular income from their investment। अब आप देखिए यहां तक अगर हम बात करें तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कमा सकती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, उसे हम लोगों को देने की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इट हैज टेकन अ लोन ऑफ 40 लाख रुपीज फ्रॉम द IDBI एंड इज बाउंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक, 40 लाख का लोन लिया हुआ है और IDBI ने उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। टू द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट, द अबव डिस्कशन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर्स विच डिसाइड हाउ मच द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड। बेटे कितना प्रॉफिट अपने पास बचा कर रखें, कितना बांट दें, इस डिसीजन को हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। कितना प्रॉफिट बचा कर रखें, कितना बांट दें पब्लिक में, अब आपको बताना है। कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव डिस्कशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 सच फैक्टर्स। तो देखिए इस लाइन को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि कंपनी की स्टेबल अर्निंग है। दूसरा फैक्टर डिविडेंड डिसीजन का, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश, तो पता चल रहा है कैश फ्लो पोजीशन भी अच्छी है। गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बड़ी अच्छी है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो हम ध्यान में रख रहे हैं। शेयर होल्डर रेगुलर इनकम चाहते हैं तो हम शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस का ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद IDBI के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का भी ध्यान रख रहे हैं। तो यहां पर ये 5 एक्सप्लेन हो रहे थे और हमसे पेपर में पूछे गए थे एनी 4। और बेटे ये हम कहां पढ़ सकते हैं, ये हम पढ़ सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन करे हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक, ऐसा नहीं कि मैंने यहां पर अपनी GK के बेस पे लिख दिए या कुछ भी लिख दिया, नहीं, ये सेम पॉइंट हमने पढ़े हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो केस स्टडी की 2 तरीके हैं, या तो आप इतनी सारी केस स्टडी पढ़ लो, इतनी सारी केस स्टडी पढ़ लो कि वही जब केस स्टडी पेपर में रिपीट होकर आए कहीं पर भी तो आप उसका आंसर लिख दो, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। केस स्टडी तो आप बाद में पढ़ें जब आपको कंटेंट रेडी हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सोमनाथ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स। इन द पास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैड बीन अप टू द एक्सपेक्टेशंस, बहुत अच्छी चल रही है। इन लाइन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी। For this, the finance manager डालमिया estimated the amount of fund required। ठीक, उन्होंने बताया कि उन्हें मशीन चाहिए, डालमिया जी ने अमाउंट फाइनलाइज करी, कितनी चाहिए, टाइमिंग डिसाइड करी। दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर किसी बच्चे ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना था तो वो इस बात को पकड़ पाएगा जिन 2 बातों को मैंने यहां पर मार्क करा है। ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस, डालमिया देयरफॉर बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल फॉरकास्ट। उन्होंने देखा कि भाई हमें कितनी सेल हो सकती है, क्या हो सकता है, फॉर द नेक्स्ट 4 years। ही ऑल्सो कलेक्टेड द रेलेवेंट डेटा अबाउट द प्रॉफिट एस्टिमेट इन द कमिंग ईयर। बाय डूइंग दिस ही वांटेड टू बी श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। सारी बातें सोच रहा है, कहां से पैसे आएंगे, कहां पैसे जाएंगे, कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, प्रॉफिट क्या होगा, सब सोच रहा है वो। फॉर द रिमेनिंग फंड कह रहा है अगर पैसे कम पड़ जाएंगे तो हम कोई और ऑल्टरनेट भी निकालेंगे। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। अब मेरी एक बात सुनिएगा, अगर वो यहां पर डिसीजन वर्ड लिख दे, कौन सा डिसीजन लेना है, तो बेटे ये मशीन खरीदने की बात कर रहा था
तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लिख देते, लेकिन यहां पर डिसीजन वर्ड नहीं लिखा, लिखा है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, और यहां पर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट लग रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग। ज्यादा बड़ा आंसर नहीं था इसका, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक, और वो क्यों लग रहा था, अगर आप जाकर चेक करें पीछे जहां मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ाया है, मैंने बोला था कि बेटे जब भी आप इन्वेस्ट करना, फाइनेंस करना, दोनों चीजों को एक साथ पढ़ रहे होते हो तो उसको आप बोलते हो फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर। फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ पर लगाने हैं, कितने पैसों की जरूरत होगी, ताकि हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाएं। और दूसरी बात, कभी भी हमारे पास ना तो पैसा कम पड़े ना जरूरत से ज्यादा हो। ये बात हमें सिखाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर आप में से किसी को अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़नी है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फाइनेंशियल प्लानिंग यहां पर लग रहा था। चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज। इतनी अच्छी बात लिखी है, एक बिजनेस जो ग्रो नहीं करता वो मर जाता है, यानी कि थोड़े टाइम बाद आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, वो आपको तबाह कर देंगे। तो आपको खुद को इंप्रूव करते रहना है। सेज मिस्टर शाह, मिस्टर शाह ने बात कही, द ऑनर ऑफ शाह मार्बल लिमिटेड विद ग्लोरियस 36 month of its grand success, having a capital base of 80 crore. With a short span of time, the company could generate cash flow which don't only cover fixed cash payment obligation but also create sufficient buffer. यानी कि उनके पास अच्छा पैसा है, खर्चे करने के बाद भी पैसा बच जाता है। बफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। The company is on the growth path and a new breed of the customer, एक नई कैटेगरी के कस्टमर eager to buy the Italian marble sold by the Shah Marble Limited. To meet the increasing demand, Mr. Shah decided to expand his business by acquiring a mine. बेटे बड़े आदमी बन गए वो, एक माइन खरीदना है पूरी मार्बल्स की। दिस रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 करोड़, उसके लिए 120 करोड़ रुपए चाहिए। टू सीक एडवाइस इन दिस मैटर ही कॉल्ड हिज फाइनेंशियल एडवाइजर, उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाया, उसका नाम है मिस्टर सेठ, नाम में ही सेठ है, पैसे वाला आदमी। Who advised him about the judicious mix, सोच समझ कर, जुडिशियस होता है जो दिमाग लगाकर सोच कर करा जाए, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। यार भाई साहब सारा अपने पास से लगा दोगे तो भी नुकसान, सारा उधार ले लोगे तो फाइनेंशियल रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन as the cost of raising fund from the financial institution is low. जब आप किसी बैंक वगैरह से लोन लेने जाते हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट पर, अगर आपके पेपर वेपर कंप्लीट होते हैं तो आपको बड़े आराम से लोन मिल जाता है। दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट विल ऑल्सो रेज द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, आप सस्ते में पैसा ले लो और बढ़िया रेट पर उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, तो उससे आपके शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं इसको, जब आप कम रेट पर पैसा लेकर ज्यादा रेट पर देते हो तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आगे कहता है एट द सेम टाइम ही ऑल्सो अप्राइज्ड हिम दैट इश्यू ऑफ डेब्ट विल नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल। डेप्ट इशू करने से मेरा कंट्रोल किसी के पास नहीं जाता। अगर मैं आपसे उधार ले लूं तो ये थोड़ी कल से आप मालिक बन जाओगे, आप थोड़ी पर बताओगे मुझे कब क्या करना है। ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक खर्चा होता है, उसके में टैक्स में छूट मिलती है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस विद मिस्टर सेठ, मिस्टर शाह डिसाइडेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Identify and explain the concept of financial management as advised by Mr. Shah in the above situation. ठीक, क्या पूछा है? Identify and explain the concept of financial management. बेटे कोई डिसीजन नहीं पूछा है।
4 फैक्टर्स बताने हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो देखिए यहां पर आ रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके ऑब्जेक्टिव भी बता दिया आपने और साथ ही साथ आप उसके 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग भी बता सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करें तो इसके अंदर एक सेकंड ओपिनियन ये भी है कि इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर अप्लाई हो सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पर डेप्ट लेने की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा आपको इस सॉल्यूशन को ज्यादा अच्छा। ठीक, तो यहां पर देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है और कौन कौन से फैक्टर, कैश फ्लो पोजीशन उसने अच्छी बताई, फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करी, रिस्क कंसिडरेशन की बात करी, टैक्स रेट की बात करी और कंट्रोल की बात करी। ठीक, तो ये सारे पॉइंट कहां पर कवर होते हैं हमारे, ये सारे पॉइंट हमारे कवर होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगली केस स्टडी पे आते हैं। Vio Limited is a company manufacturing textile. It has a share capital of rupees 60 lakh. Earning per share in the previous year was rupees 50. बहुत अच्छी केस स्टडी है। ऐसी केस स्टडी सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलती जुलती 2022 में भी आई है। For diversification, the company required additional capital of 40 lakh rupees. कंपनी रेज फंड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर फॉर द सेम। देखो कंपनी ने 40 लाख रुपए के डिवेंचर ले लिए ड्यूरिंग द करंट ईयर। कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख। स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन्ड और लॉस। भाई देखो पहले शेयर होल्डर को 50 पैसे मिलते थे एक शेयर पे। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि शेयर होल्डर का जो अर्निंग पर शेयर है वो पहले से बढ़ गया या पहले से कम हो गया। अगर उनका अर्निंग पर शेयर 0.5 से ज्यादा हो गया होगा तो ये डिसीजन अच्छा है, और अगर नहीं है तो बुरा है। अब जरा देखते हैं इसको, ध्यान से देखना बेटे। हमारा अर्निंग पर शेयर था 8 लाख रुपीस, हमारा अर्निंग पर शेयर था 8 लाख। उसमें से हमने 40 लाख रुपीस के ले लिए डिवेंचर, 10% का हम दे रहे हैं इंटरेस्ट यानी कि 4 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा हमारा 4 लाख, फिर हमने दे दिया टैक्स 40%, तो 4 लाख का 40% आपने दे दिया है टैक्स, दैट बिकम्स 1,60,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स बचे 240, जो कि किसके बीच में बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर्स के बीच में। 10 रुपीज का एक शेयर है तो उस हिसाब से हमारे पास 6 लाख शेयर है, तो जब आप डिवाइड करोगे 0.40 आएगा। पहले शेयर होल्डर को अच्छा खासा ₹50 मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं ₹40, यानी कि आपने जो डिवेंचर इशू करे, डिवेंचर इशू करके आपने अच्छा नहीं करा, आपने अपने शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं, कंट्रोल, टैक्स रेट, ये अब यही सेम क्वेश्चन जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, लगभग सेम क्वेश्चन। ठीक है, 95% सेम क्वेश्चन ये आपको मिलेगा सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में। यकीन ना आए तो देख लीजिएगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर 95% सेम यही क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिल्कुल इस तरीके से ही पूछा है। सुनिएगा बात ध्यान से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस चैप्टर में बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं, कहते हैं सर इसमें ना न्यूमेरिकल आया पेपर में, पता नहीं कौन सा न्यूमेरिकल आया, पहली बार आया था 2018 में। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने छाप रखा है, कहां पर, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में। ROI ऑफ द कंपनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 से 12% है पास्ट 3 ईयर्स से। टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स कैपिटल नीड्स इट हैज द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर बोरोइंग डेट। एक बात बताओ, 10 से 12% तुम्हारा ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तुम्हें 9% पे मिल रहा है और 13% पे मिल रहा है। भाई एक बात बताओ, क्या तुम बेवकूफ हो जो 13% पे पैसा उधार लेके 10 से 12% पे लगाओगे? बताओ, तुम खुद सोच कर देखो। बिल्कुल एक नॉर्मल थिंकिंग का क्वेश्चन। आप क्या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं से उधार तो लोगे 13% पे, 13% पे, और उसको इन्वेस्ट कर दोगे 10-12% पे? नहीं ना, कोई नहीं करता ऐसा, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो सिंपल सी बात, आप ऐसा नहीं करोगे। तो सिंपल लिखा है, ऑप्शन ए बेटर है, क्योंकि वहां 9% पे उधार मिल रहा है। ऑप्शन बी पे हम क्यों जाएं, तो नहीं जाएंगे। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 में आया हुआ है। Aroham Limited and automobile manufacturing was diversifying into manufacturing two-wheeler. ठीक है जी। They knew that India is on a growth path.
ठीक है। न्यू ब्रीड ऑफ द कस्टमर इज ईगर फॉर द फर्स्ट व्हीकल, बहुत से लोग पहली बार अपना व्हीकल खरीद रहे हैं। मार्केट रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द न्यू प्रोडक्ट, द कंपनी डिड नॉट हैव टू अलाउ क्रेडिट एज हैड एडवांस ऑर्डर फ्रॉम 4 to 6 month विद डिपॉजिट पेड, यानी कि लोग डिपॉजिट दे देकर भी व्हीकल बुक करा रहे हैं। ऑल्सो ड्यू टू एफिशिएंसी इन मैनेजिंग देयर ऑपरेशन एज सुन एज द व्हीकल वॉज ऑफ द असेंबली लाइन इट वॉज आउट टू द डीलर, जैसे ही बन जाते हैं डीलर के पास पहुंच जाते हैं। वन रीजन डिस्कस्ड अबव विच विल हेल्प द फर्म इन मैनेजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल इफिशिएंटली। सिंपल सी बात, क्या चीज ऐसी है जिससे कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। देखो वर्किंग कैपिटल, पक्का दुकानदार कौन होता है? उधार देता तो है नहीं, उधार ले लेता है, वो सबसे बढ़िया दुकानदार होता है। उधार देता नहीं है, लेकिन जब उसकी दुकान पे कोई सप्लायर आता कहता भाई साहब 6 महीने का उधार दे दो, 1 साल का उधार दे दो। सही। तो यहां पर दो चीजें हैं जो उसकी बड़ी हेल्प कर रही हैं। पहली बात, वो क्रेडिट नहीं दे रहा किसी को, उधार नहीं दे रहा, भाई नगद चाहिए पैसा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जैसे ही माल बनता है एकदम से गोदाम से निकलता है और सीधा डीलर के पास पहुंच जाता है, तो उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, उसका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा। तो ये दो चीजें उसकी हेल्प कर रही हैं। अगले पे आते हैं। इन अ पेंट इंडस्ट्री वेरियस रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन विद पेट्रोलियम फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट। वन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल इज नॉट रेडली एंड रेगुलरली अवेलेबल टू दी पेंट मैन्युफैक्चर। बेटे आप बताओ, जब कोई चीज रेगुलरली अवेलेबल नहीं होती हम क्या करते हैं? उसको उठा के घर ले आते हैं, उसको ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। बोनलर पेंट्स कंपनी इज ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द प्लेसिंग द ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल। होता है ना, कई बार हम फोन करते हैं सप्लायर को, भाई साहब माल चाहिए, कह रहे भाई साहब माल है ही नहीं बाजार में, कहाँ से दूं आपको। बट वंस इट रिसीव्स द रॉ मटेरियल इट टेक्स लेस टाइम इन कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मेरे पास रॉ मटेरियल धड़ाधड़ आता जाए तो मैं उससे फटाफट फटाफट मैन्युफैक्चरिंग करता चला जाऊंगा। तो मेरे पास अब फिक्स कैपिटल मेरे पास जो है वो रॉ मटेरियल तो आ नहीं रहा, क्या करें? फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। बेटे ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा, प्रोडक्शन साइकिल मेरा कम है, नेचर ऑफ बिजनेस, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। तो अगर वो आपसे ये भी पूछ ले कि ये बताओ जी उसे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम, तो मैं कहूँगा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल के हिसाब से देखो तो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसे बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे में ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोडक्शन साइकिल अगर छोटा होता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसमें वर्किंग कैपिटल हमेशा ज़्यादा चाहिए होती है। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको क्लियर होगी। ये कुछ सैम्पल केस स्टडीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, और ज़्यादा केस स्टडीज करने के लिए यू कैन मेल मी। आपको मैंने ईमेल आईडी अपनी दे रखी है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं और हमारे पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही कम क्लासेस में आप अपना पूरा सिलेबस विद केस स्टडीज विद नोट्स एटसेट्रा सब आप कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और आपका नया अगला चैप्टर होगा फाइनेंशियल मार्केट। वंडरफुल चैप्टर है, वंडरफुल चैप्टर, बिल्कुल बढ़िया चैप्टर, मजे से समझने वाला, अच्छे से किए जाने वाला चैप्टर, और आप उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। फाइनेंशियल मार्केट बच्चों का वीक रह जाता है चैप्टर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास के अंदर फाइनेंशियल मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।